नमस्कार। डे टू डे भारत न्यूज़ चैनल के सेगमेंट शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ विराजमान है एक ऐसे व्यक्ति जो जीता जागता उदाहरण है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के, माननीय शिक्षक आमदार नागोजी गानार। साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी इस मराठी वाक्य का वास्तविक उदाहरण है विधायक नागो पुंडलिकराव गानार। 66 वर्षीय नागो गानार नागपुर विभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक होने के बावजूद सामान्य शिक्षक का जीवन जी रहे हैं। महानगर पालिका के स्कूल से शिक्षा लेने के पश्चात मथुरादास मोहता साइंस कॉलेज से आपने पदवी प्राप्त की। विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आपने कॉलेज में एक साथ अध्ययन किया। अपने कॉलेज जीवन में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री एवं कार्यालय मंत्री भी थे। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्याध्यक्ष भी आप रहे। दिसंबर 2010 में आपने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में विजय प्राप्त करते हुए विधान परिषद में विधायक के रूप में प्रवेश किया। आपने सदैव विधिमंडल में शिक्षक, शिक्षा संस्था तथा छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद रखी। आप पुनः एक बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विजयी हुए। शिक्षकों को जूनी पेंशन योजना मिलने तक मैं विधायकों को मिलने वाली पेंशन नहीं लूंगा, ऐसा प्रण आपने किया है और उस पर आप आज भी कायम हैं। आपकी सादगी तब उचित आक्रामकता में तब्दील हो जाती है जब किसी शिक्षक पर अन्याय होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस उपदेश के आधार पर निर्भयता से कार्य करता रहूंगा, ऐसा आपका कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि आप एक साधारण व्यक्ति, तो ऐसे साधारण व्यक्ति के हृदय में ये कैसे और कब ख्याल आया कि वे आमदार बने? मैं साधारण व्यक्ति हूँ, ये बात सही है, लेकिन शिक्षक हूँ और शिक्षक ये साधारण होने के बावजूद असाधारण कार्य करता है, समाज का निर्माण करता है। स्वयं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते से शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं से और शासन की धोरण से परिचित होने के कारण विषयों को विधिमंडल में रखने के लिए हमको चांस मिले, उसका कुछ उपयोग कर सके, इसलिए मैं शिक्षक आमदार बनने का सोचा। हाल ही में आपकी संगठना को समर्थन देने वाली पार्टी के विधायक श्री बम जी ने ये मांग की कि पदवीधर मतदार संघ और शिक्षक मतदार संघ को रद्द कर देना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है? ये जो बात आमदार बम भारतीय जनता पक्ष के आमदार है उन्होंने की, वो गलत है। संविधान बनाने वालों ने इन दो मतदार संघों को चुना है, पदवीधर मतदार संघ और शिक्षक मतदार संघ। उसका एक पर्पज है, उस पर्पज को पूरा करने के लिए इन दोनों मतदार संघों की आवश्यकता है। लेकिन बम जो बोलते हैं वो गुस्से में आकर बोल रहे हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए बोल रहे हैं। उनके इस बोलने से भारतीय जनता पक्ष भी समर्थन नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, संवैधानिक ढंग से कैसे शिक्षक आमदार हम आम जनता के लिए, हम शिक्षकों के लिए कार्य करते हैं? आम जनता से चुनकर आने वाले आमदार अच्छे ढंग से अच्छा काम संविधान की इच्छा के अनुसार, संविधान की इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार करते हैं या नहीं, इसकी जांच करना, इसकी पड़ताल नहीं करना और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मार्गदर्शन करना, इसलिए इस मतदार संघ का चयन घटनाकारों ने किया है। घटनाकार जिस मकसद से इस चुनाव का चयन करते हैं
उस मकसद को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत भी होती है। बम जो कहते हैं उससे भी ये सिद्ध होता है कि पदवीधर और शिक्षक मतदार संघ होने चाहिए, ताकि बम जैसे लोग जो अनासब बातें करते हैं, ये लोग सभागृह में इसी ढंग से बोलते रहेंगे तो इन पे वाच करने वाले, इन पे नियंत्रण करने वाले, इनको मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक आमदार होने ही चाहिए। पिछले 12 साल से आप शिक्षक आमदार हैं, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? मैं शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ, जिसको शिक्षक आमदार कहते हैं। शिक्षकों के मन में आने वाली भावना, कर्तव्य पूरा करते हुए उनको ध्यान में आने वाले शैक्षणिक प्रॉब्लम, शासनकर्ताओं ने, प्रशासन ने तय की हुई शैक्षणिक पॉलिसी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आने वाले प्रॉब्लम, इन सारी बातों को विधिमंडल में रखने का काम मैं गए 12 साल से कर रहा हूँ और उसमें मुझे एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। दूसरी बात, अध्यापकों को पहली बार, शिक्षकों को पहली बार ये महसूस हो रहा है कि अपना प्रतिनिधि है जो विधिमंडल में अपनी बात को, अपनी भावना को रखता है, शासन और प्रशासन को अपनी भावना से जानकारी देता है। आपका 12 साल का कार्यकाल रहा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया जूनी पेंशन योजना का। वो नए शिक्षकों के लिए है, जिसमें से मैं भी एक हूँ, और इस बीच में आपकी संगठन को समर्थन देने वाली पार्टी सत्ताधारी पक्ष में भी आई, फिर भी उस मांग को न्याय नहीं मिल सका। इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद का समर्थन करती है, लेकिन पॉलिटिकल व्यू से जिस विषय को उनके लाभ का हो उसमें समर्थन करती है, जो विषय उनको पॉलिटिकल लाइफ में लाभकारी ना हो उसमें वो विरोध करती है। पेंशन का विषय ऐसी है, पेंशन शिक्षकों को मिलनी ही चाहिए और इसका कारण है, शिक्षक समाज को बनाता है। मानवीय चेहरा लेकर जो पैदा हुआ उसको आदमी बनाने का काम, अच्छा आदमी बनाने का काम शिक्षक करता है, और रिटायर्ड होने के बाद वो दूसरों के दया पर या उपकार पे जीता है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्री मधुकर राव चौधरी, इन्होंने 1 अप्रैल 1966 से राज्य के शिक्षकों को पेंशन शुरू की थी। इस पेंशन को बंद करके हमारी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, शिवसेना की हो या बीजेपी की हो, एक बहुत बड़ा अन्याय अध्यापकों पर, शिक्षकों पर किया है, वो हटाना चाहिए। ऐसा आग्रह मैं मेरे पूरे कार्यकाल में करता रहा, और जब तक शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलती तब तक आमदारों को मिलने वाली 40,000 रुपये महीने की पेंशन का स्वीकार मैं नहीं करूंगा, ऐसी घोषणा किया, और उस घोषणा का अमल भी मैंने पहले टर्म में किया है। आपने जवाब में अभी यही बताया कि जो भी राजनीतिक दल है वे अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, वैसे ही भाजपा ने भी अपनी सहूलियत के हिसाब से उस डिसीजन को मैनिपुलेट किया। तो क्यों आज भी हम शिक्षक परिषद उनका समर्थन ग्रहण कर रहे हैं और उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, ये शिक्षक हित, शिक्षण हित और राष्ट्र हित, इन त्रिसूत्री पर काम करने वाला संगठन है। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, सोशल एक्टिविटी करने वाला संगठन है। इस संगठन के अच्छे काम का स्वीकार करके भारतीय जनता पक्ष चुनाव के समय हमें सपोर्ट करता है। हम भारतीय जनता पक्ष के नहीं हैं, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। भारतीय जनता पक्ष स्वयं होकर हमें सपोर्ट करता है। जब कोई सपोर्ट करे तो उसका सपोर्ट का स्वीकार नहीं करना, ये भी अच्छी बात नहीं हो सकती। हाल ही में अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक घोषणा की गई कि 90,000 सरकारी नौकरियां, जो भी पद है वो भर दिए जाएंगे।
इसमें कहीं भी शिक्षक का उल्लेख नहीं था। तो क्या ये मान ले सर कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती जो सरकारी स्कूल्स में होती है वो नहीं होगी? सरकार इसी धोरण को आगे लेकर जाना चाहती है कि तिजोरी में से जो पैसा स्कूलों को चलाने के लिए खर्च होता है वो कम से कम हो या शून्य हो जाए, और इसलिए सरकार इस राज्य में शिक्षकों की पदों को रिक्त रखती है, भरने की अनुमति नहीं देती। सही देखा जाए तो ये बहुत ही गलत समाज विरोधी धोरण है। लेकिन करीबन 70,000 अध्यापकों की, शिक्षकों की पदें रिक्त है, वैकेट है। उस पदों को भरने की अनुमति तुरंत दी जाए, ऐसी डिमांड हमने इस अधिवेशन में बार बार की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये सरकार का बहुत बड़ा गलत, विद्यार्थियों का नुकसान करने वाला कदम है। सर, जो प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं उसमें सैलरी ग्रांट आज भी आ रहा है, पर नॉन सैलरी ग्रांट जो कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, छात्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा दिया जाता था, वो कई सालों से बंद है। उस पर आपका क्या विचार है? प्राइवेट एडेड स्कूल को गवर्नमेंट ग्रांट देती है दो प्रकार की, एक सैलरी, दूसरी नॉन सैलरी जी। अब सैलरी और नॉन सैलरी ग्रांट क्यों देती है? तो एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट की प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का काम प्राइवेट स्कूलें करती है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को दो प्रकार का ग्रांट दिया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2004 से उस समय की गवर्नमेंट ने नॉन सैलरी ग्रांट बंद कर दिया। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के दिमाग में एक गलत फहमी है कि नॉन सैलरी ग्रांट ये मैनेजमेंट को दिया जाता है। मैनेजमेंट को किस लिए दिया जाता है? तो एजुकेशनल पर्पज को पूरा करने के लिए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक साधनों की उपलब्धता देने के लिए। इस बात के तरफ शासन और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और नॉन सैलरी ग्रांट 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी। मैं जब 2010 दिसंबर में शिक्षक आमदार करके चुन कर आया, सबसे पहला सवाल विधान परिषद में यही रखा था। जब ये लड़ाई लड़ी तो राजेंद्र दर्डा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 12-13 शैक्षणिक सत्र से 5% नॉन सैलरी ग्रांट शुरू कर दी, लेकिन 5वें वेतन आयोग के आधार पे, जो बहुत कम है। सेकेंडरी स्कूल कोड के हिसाब से 12.5% ग्रांट, नॉन सैलरी ग्रांट देना चाहिए। मेरी डिमांड है, उसके लिए मैं बहुत ही तीव्रता से लड़ता हूँ कि नॉन सैलरी ग्रांट 12.5% मिलना चाहिए टोटल सैलरी के। सर, अभी आपने नॉन सैलरी ग्रांट का हमें एक्सप्लेनेशन दिया, पर फिर भी आज जो ग्रांटेड स्कूल्स है या सरकारी स्कूल है उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। तो आखिर और वहीं प्राइवेट स्कूल्स जो है वहाँ पे जो फीस है वो लाखों में है, और जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ हम फीस भी नहीं ले सकते। तो आखिर सरकारी स्कूल का भविष्य या ग्रांटेड स्कूल का भविष्य क्या है? सरकार की ये पॉलिसी है, छिपी पॉलिसी बोलेंगे अपन, कि ग्रांटेड स्कूल, सरकारी स्कूल, यानी जिन स्कूलों को गवर्नमेंट के तिजोरी में से पैसा देना पड़ता है, उन स्कूलों को बंद कर देना या बंद होने देना। ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट ने सोच समझ के बनाई है। और प्राइवेट स्कूल जो पैसा लेती है पालकों से और स्कूल चलाते हैं, उनकी स्पर्धा में ये स्कूलें ना टिके और पालक अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन के लिए ना लेकर जाए। ऐसी दुरावस्था एडेड स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की गवर्नमेंट ने सोच समझकर बनाई है। डिसाइड हुआ 5% 4+1, लेकिन देने का शुरू किया था 4%, उसको भी समय पे नहीं देना, और गए 2 साल से तो वो दे ही नहीं रहे हैं। तो हमारे स्कूलों को
आर्थिक संकट में लाना, उनको फीस लेने के लिए बाइंडिंग करना कि फीस नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते, फिर स्कूल का खर्चा कैसे चलाए, टीचर लोगों से भी पैसा ले नहीं सकते, कुछ लोग लेते हैं, उसके खिलाफ भी आंदोलन होता है, हम तकरार करते हैं। तो स्कूलों को आर्थिक संकट में ले जाकर स्कूलों की दुरावस्था करना और आखिरकार इन स्कूलों को बंद होने की अवस्था में लाना, इनका भविष्य है ये स्कूल कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में बंद होने की कगार पर जाएंगे। जो स्थिति सर आपने अभी बताई, इससे तो जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो कहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे? वो प्राइवेट स्कूल्स जा नहीं सकते क्योंकि इतनी हाई फीस है, और सरकारी स्कूल्स अगर बंद होते जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में वो एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जिसके तहत गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में काम कर रही है, उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि मिडिल क्लास और डाउन क्लास के बच्चे शिक्षा के प्रवाह से बाहर फेंके जाए, वो पढ़ाई ना करे, अधिकारी ना बने, अफसर ना बने, वो मजदूर बन के काम करते रहे और कैसी तो भी ज़िंदगी जीते रहे। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी का निष्कर्ष है और इससे पूरे देश में, पूरे राज्य में एक यादवी युद्ध होगा। सर, जो आज की स्थिति रही या आगे जो स्थिति बनेगी गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के लिए, तो ऐसी सारी सिचुएशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस हद तक कारगर साबित होगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी साहब की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने घोषित की है। घोषणा बहुत अच्छी है, पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत कम है। 6% के निधि में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को 10% और स्टेट गवर्नमेंट को भी 10% अमाउंट जीडीपी का इस शिक्षा नीति के लिए देना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो पाएगा और सभी को शिक्षा मिलेगी। सर, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं वे सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाए जाएंगे। तो वैसे ही हम इस नई शिक्षा नीति के साथ साथ क्या हम ये महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि जो सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ाए जाएं, जिससे शायद सरकारी स्कूल्स की हालत सुधर जाए? पहली बात, दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को सुधारा। इतना अच्छा सुधारा कि जो अच्छी कॉन्वेंट स्कूलें थी वो भी इनकी तुलना में कमज़ोर हो गई। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी ने सरकारी कर्मचारियों को बाइंडिंग किया कि आप भी अपने बच्चों को दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाओ, और इसलिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी अपने बच्चों को इच्छा से, स्वेच्छा से, आनंद से अपने बच्चों को दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाने के लिए राजी हो गए। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार ने इसी तरह से सभी स्कूलें, सरकारी और एडेड स्कूलों को एक अच्छा स्वरूप देना चाहिए, उसके लिए फंड्स उपलब्ध करा देना चाहिए, और बाद में सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं तो हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, एमएलसी, आमदार, जनप्रतिनिधि, इनको भी बाइंडिंग करना चाहिए कि आपके बच्चे, आपके परिवार के सभी सदस्य सरकारी एडेड स्कूल में ही पढ़े। एक हमारा न्यू सेगमेंट है रैपिड फायर क्वेश्चंस का, जिसमें आपको सिर्फ येस और नो में जवाब देना है, ये बोर्ड दिखाकर। सर, क्या आप तैयार हैं? सर जी तैयार है। बिना नई अपॉइंटमेंट के जो आज हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स है, क्या सिर्फ उन्हीं टीचर्स के साथ
हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए तैयार हैं। जनसंख्या, चुनाव, आधार अपडेट, इन सब जगहों पर शिक्षकों को ड्यूटी पर देखना क्या आपको पसंद है? सर, क्या आज कोविड के बाद वो समय आ गया है कि जो स्टूडेंट्स का स्कूल बैग का बोझ है वो कम कर दिया जाए? क्या हम नागोजी गानार को विधान परिषद में विधायक के रूप में तीसरी बार फिर से देखेंगे? बहुत ही बेबाक तरीके से आपने येस और नो में जवाब दिया सर। इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू सर कि आप शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आए और अपनी बात आपने बहुत प्रखर और सच्चाई के साथ रखी। धन्यवाद आप सभी को।